पार्ट 5 की शुरुआत होती है जब जे ग्योंग रेस ट्रैक पर योंग हो से टकरा जाती है, जो अभी अभी अपनी स्पोर्ट्स कार से बाहर निकला होता है। जे ग्योंग तुरंत जुनियन पर इल्जाम लगाती है कि वो संजय का स्पाई है। उसका मानना है कि वो जानबूझकर उसकी टीम में शामिल होना चाहता है ताकि अंदर से उसकी टीम को नुकसान पहुंचा सके। वो उसे रोलेक्स पहने होने पर भी ताना मारती है और कहती है कि उसके शौक और खर्चे देखकर लगता ही नहीं कि वो एक आम इंसान है। जे ग्योंग को पूरा यकीन होता है कि उसके इरादे साफ नहीं है और वो किसी न किसी बड़ी चाल का हिस्सा है। इसके बाद जे ग्योंग अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर दे देती है और लगातार उस पर इल्जाम लगाती रहती है, लेकिन योंग हो जो अब जुनियन के शरीर में ही आसानी से गार्ड्स को अपने आप से दूर धकेल देता है। फिर वो जे ग्योंग से कहता है कि वो भी बिल्कुल अपने डैड की तरह किसी पर भरोसा नहीं करती है। फिर अपनी सच्चाई छुपाने के लिए वो झूठ बोलता है कि उसकी गाड़ी और कपड़े सब नकली हैं और वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि अगर उसे उस पर इतना ही शक है तो वो यहाँ से चले जाएगा और अपना रेजिग्नेशन भी दे देगा। साथ ही वो चेतावनी देता है कि अगर उसने उसे ठुकरा दिया तो उसके नतीजे जे ग्योंग को खुद भुगतने पड़ेंगे। ये सुनकर जे ग्योंग फिलहाल उसे जाने देने का फैसला कर लेती है, लेकिन फिर भी चुपके से अपने कुछ गार्ड्स उसके पीछे लगा देती है ताकि उस पर नजर रखी जा सके। अब जैसे ही योंग हो वहाँ से निकलने लगता है तभी संजय की नजर जुनियन पर पड़ जाती है। संजय उसे देखते ही गुस्से में आ जाता है और उस पर चेयरमैन कांग के पैसे चुराने का इल्जाम लगा देता है। अब योंगहो को लगता है कि सच बताने का वक्त आ गया है। वो संजय को बता देता है कि उसकी और जुनियन की सोल यानी आत्मा एक दूसरे से बदल गई है। मतलब सामने दिख रहा जुनियन असल में योंगहो है जो अब एक यंग फुटबॉल प्लेयर के बॉडी में रह रहा है। अब शुरू में संजय को उसकी बात बिल्कुल बकवास लगती है और वो यकीन करने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर योंगहो कुछ ऐसे पुराने राज और बातें बताता है जो सिर्फ उन दोनों को ही पता होती हैं। अब ये सब सुनने के बाद संजय को धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि वो सच बोल रहा है और आखिरकार वो योंगहो को अभी के लिए वहाँ से जाने देता है। उसके बाद योंगहो अपनी कार में बैठकर सीधा पेंट हाउस की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे पता चल जाता है कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। इसलिए वो पेंट हाउस जाने के बजाय जुनियन के पुराने अपार्टमेंट चले आता है। वहाँ उसे जुनियन की दादी ओक्सन की नर्स का फोन आता है। नर्स बताती है कि उसकी दादी को शुरुआती एनिमेशिया हो गया है और वो जुनियन को उन्हें अपने पास रखने की एडवाइस देती है, लेकिन योंगहो वो मना कर देता है। अब बाद में वो ठंडे पानी से नहाकर खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अपार्टमेंट में ढंग का बेड न होने की वजह से उस बेचारे को सारी रात जमीन पर ही सोना पड़ता है। लेकिन सुबह तक उस बेचारे का हाल कुछ यूं होता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि युनसी और ब्योंगमो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि चेयरमैन सोंग 500 बिलियन वॉन का स्लश फंड लेकर भाग गया और पोर्ट प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। लेकिन फिर भी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जेसियोंग को कोई फर्क पड़ा हो। तभी जेसियोंग वहाँ आ जाता है और हमेशा की तरह बिल्कुल शांत रहता है, जिसे देखकर ब्योंगमो और ज्यादा नाराज हो जाता है। अब युनसी अपने हस्बैंड जेसियोंग को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्योंगमो कहता है कि अगर जेसियोंग को अपनी बहन जेग्योंग को हराना है तो उसे बिजनेस में युनसी की मदद लेनी चाहिए। वैसे युनसी का सपोर्ट देखकर जेसियोंग काफी हैरान हो जाता है और फिर फैसला करता है कि वो अपनी जुड़वा बहन जेग्योंग को हराने के लिए पूरी कोशिश करेगा। तब ब्योंगमो उससे कहता है कि अगर सच में जेग्योंग को मात देनी है तो उसे जीएफ सॉल्यूशन को जेग्योंग से पहले खरीदना होगा। इसी दौरान दिखाते हैं कि जेग्योंग का सेक्रेटरी उसे रिपोर्ट करता है कि जुनियन नकली घड़ी और कपड़े पहनता है और एक छोटी सी झोपड़ी में ही रहता है। फिर वो ये भी बताता है कि जीएफ सॉल्यूशंस बैंकरप्ट होने की कगार पर है, जिसकी वजह से कंपनी को खरीदने का मौका मिल सकता है। और ये बात सुनकर अचानक जेग्योंग की दिलचस्पी बढ़ जाती है। तो वहीं बैंग्युल उन दोनों की ये पूरी बातचीत सुन लेती है और तुरंत ये खबर जुनियन यानी योंगहो तक पहुंचा देती है। योंगहो बोंकी को फोन करके पूछता है कि क्या उसने पिछली रात उसके कहने के मुताबिक काम कर दिया था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बोंकी चुपके से चेयरमैन कांग के ऑफिस में घुसकर सीक्रेट सेफ ढूंढ लेता है और वहां रखे पैसे निकाल लेता है। वैसे ये सब इसलिए किया जाता है ताकि योंगहो जेग्योंग से पहले जीएफ सॉल्यूशंस को खरीद सके। फिर वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं कि योंगहो बोंकी को उसकी मदद करने के लिए अच्छा खासा कैश देता है और फिर बैंग्युल से मिलने निकल पड़ता है। फिर बैंग्युल और योंगहो बात करते हैं कि जेग्योंग एक बैंक मैनेजर के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्हें शक होता है कि वो जेसियोंग को जीएफ सॉल्यूशंस खरीदने के लिए लोन लेने से रोकने की कोशिश कर रही है। अब दोनों इस बात से अंदाजा लगाते हैं कि जेसियोंग
जेग्यांग का अगला कदम अपने ससुर से पैसे लेके जीएफ सॉल्यूशंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का होगा ताकि वो जेग्यांग से पहले डील पक्की कर सके। अब ये सब समझने के बाद बैंगिल और योंगहो फैसला करते कि वो किसी और का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि खुद ही जीएफ सॉल्यूशंस के सीईओ किम से मिलने जाएंगे। इसके बाद मीटिंग की तैयारी करने के लिए बैंग्यूल वहां से घर के लिए रवाना हो जाती है, जबकि योंगहो जेग्यांग के लगाए हुए लोगों से बचकर निकलने की कोशिश करता है और छुपते छुपाते बैंग्यूल की कार में आकर बैठ जाता है और वो भी उन पैसों को लेके जो बोंकी ने उसे लाकर दिए हैं। तो वहीं उधर मटेरियल टीम के ऑफिस में दिखाते हैं कि बोंकी कोई बहाना बना देता है ताकि किसी को पता न चले कि जुनियन और बैंग्यूल दोनों ऑफिस में नहीं है। तभी अचानक संजय वहाँ आ जाता है और जुनियन से मिलने की बात करता है। अब सिचुएशन संभालते हुए बोंकी झूठ बोल देता है कि जुनियन कंपनी के काम से बाहर गया हुआ है। तभी संजय को जुनियन की डेस्क पर उसकी हैंडराइटिंग वाला एक नोट मिल जाता है और उसे देखकर वो उसकी लिखावट को योंगहो की राइटिंग से कंपेयर करने लगता है, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है और वो उस नोट को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाता है। और ये सब देखकर बोंकी तुरंत योंगहो को फोन करके सब कुछ बता देता है। इसलिए अब सिचुएशन संभालने के लिए योंगहो संजय को एक मैसेज भेजता है और उसे उन दोनों की पुरानी सीक्रेट जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। तो वहीं ये दोनों कांग फैमिली के घर आ जाते हैं और बैंग्यूल योंगहो को इमोशनल देख पूछती है कि वो किसे मैसेज कर रहा है। तो वो कहता है बस कोई इम्पोर्टेंट है जिसे उसे आज रात मिलने जाना है। तो बैंग्यूल ये समझ लेती है कि शायद जुनियन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने वाला है। फिर वो मीटिंग के लिए तैयार होने के लिए घर के अंदर चली जाती है। अब जब वो मीटिंग के लिए पहनने को एक ड्रेस ढूंढ रही होती है कि इसी दौरान योंगहो भी घर के अंदर आ जाता है और देख लेता है कि उसके पोते उसकी पत्नी सियोनही से कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दोनों लड़कों से अलग जगह पर मिलता है और कहता है कि उनके दादाजी की आत्मा उन सब पर नजर रखे हुए है और जैसे ही वो होश में आएंगे वो उन दोनों को उनकी सारी शरारतों की सजा देंगे। पहले तो दोनों लड़के उसकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन फिर योंगहो उनकी कुछ पुरानी शरारतों के राज बता देता है जो सिर्फ उनके दादाजी को ही पता थी। तो ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और जल्दी से आकर सियोनही से माफी मांगते हैं और उसे हाउसकीपर जो कहने के बजाय ग्रैंडमा कहकर बुलाना शुरू कर देते हैं। तो वहीं बैंग्यूल तैयार होते वक्त सोच रही होती है कि जुनियन किसी खास इंसान से मिलने जा रहा है, इसलिए वो काफी फ्लैशी और स्टाइलिश आउटफिट पहन लेती है। और जब सियोनही उसे देखती है तो मजाक में सोचती है कि अगर उसके डैड योंगहो उसे इन कपड़ों में देखते तो पता नहीं क्या ही कहते। और सच में योंगहो को बैंग्यूल का ये आउटफिट बिल्कुल पसंद नहीं आता और योंगहो उसे इन कपड़ों के लिए लगातार टोके जा रहा होता है। तो बैंग्यूल तंग होकर कहती है कि ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। तो योंगहो उसे रोक देता है कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन इस चक्कर में बैंग्यूल का पैर फिसल जाता है। तो योंगहो उसे संभाल लेता है, पर बैंग्यूल वो तो उसे देखती की देखती रह जाती है। तो उसे देख योंगहो कहता है क्या यहीं सोने का इरादा है। तब जाके बैंग्यूल खड़ी होती है। तो योंगहो उससे कहता है कि पता नहीं मैं तुम्हारा क्या करूं। फिर वो उसका चश्मा लेता है और कहता है कि आज के लिए मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। ये कहकर बैंग्यूल को वहीं छोड़ आगे बढ़ जाता है और किम से मिलने के लिए निकल पड़ता है। इसी दौरान दिखाते हैं कि किम अपनी कंपनी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बिजनेस लगातार नुकसान में जा रहा होता है और एम्प्लॉयज का हौसला भी टूटने लगता है, इसलिए वो सब काम छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तब जेग्यांग उससे मिलती है और उसकी कंपनी जीएफ सॉल्यूशंस को खरीदने के लिए 80 बिलियन वॉन का ऑफर देती है। फिर कुछ देर बाद जेस्यांग भी छुपकर किम से मिलने आता है और उसे 100 बिलियन वॉन का ऑफर देता है, यानी जेग्यांग से 20 मिलियन ज्यादा। साथ ही वो एक बड़ा राज खोलता है, यानी जेस्यांग उससे बताता है कि जब वो अपनी कंपनी बचाने के लिए बैंक से लोन लेने की कोशिश कर रहा था तब जेग्यांग ने ही बैंक पर दबाव डालकर उसका लोन रुकवाया था। अब ये सच जानकर किम हैरान रह जाता है और अब उसके लिए फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि योंगहो बोंकी को फोन करके पूछता है कि जेग्यांग और जेस्यांग के पास जीएफ सॉल्यूशंस खरीदने के लिए कितना पैसा है। तो वो सारा कैलकुलेट करके बताता है और हिसाब किताब सुनने के बाद योंगहो एक चाल
चलता है। वो बैंग्यूल को एक इन्वेस्टर के रूप में किम के सामने लाकर उसकी कंपनी की कीमत बढ़ाने का प्लान बनाता है। दरअसल उसका मकसद ये होता है कि जेसियांग या जेग्यांग में से कोई एक जीएफ सॉल्यूशंस को ज्यादा दाम में खरीद ले ताकि चुराए गए पैसे का बड़ा हिस्सा वापस मिल सके। लेकिन इसी दौरान बैंग्यूल धीरे धीरे जुनियन से अट्रैक्ट होने लगती है। हालांकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वह असल में जुनियन नहीं बल्कि उसके डैड योंगहो की पर्सनैलिटी और सोच से अट्रैक्ट हो रही है। अब मीटिंग में योंगहो किम को 5 बिलियन वॉन इन्वेस्ट करने का ऑफर देता है ताकि जीएफ सॉल्यूशंस कंपनी को दोबारा खड़ा किया जा सके। वो समझाता है कि अगर कंपनी को सही तरह से रीस्टार्ट किया गया तो उसकी वैल्यू बढ़कर 300 बिलियन वॉन तक पहुंच सकती है। अब शुरू में किम को ये प्लान काफी मुश्किल और बहुत रिस्की लगता है, इसलिए वो शक करता है। लेकिन योंगहो की कॉन्फिडेंस से भरी बातें सुनने के बाद आखिरकार वो इस प्लान पर राजी हो जाता है और उनके साथ डील साइन कर लेता है। फिर उस रात योंगहो संजय से मिलने जाता है, लेकिन बैंग्यूल को थोड़ी जलन होने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि जुनियन किसी लड़की से मिलने जा रहा है और वो शायद उसकी गर्लफ्रेंड है। उसे काफी बुरा लगता है कि जुनियन किसी और को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो वहीं योंगहो जब संजय से मिलने आता है तो आखिरकार संजय को यकीन हो जाता है कि सोल स्विच वाली बात सच है और जुनियन के शरीर में वाकई योंगहो ही है। और ये समझते ही वो घुटनों पर बैठकर योंगहो से माफी मांगने लगता है और योंगहो भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद दोनों साथ में खाना खाते और आगे की प्लानिंग पर बात करते ताकि अपनी अगली चाल सही तरीके से चल सके। अब योंगहो सबसे पहले जेग्यांग को कंफ्यूज करने की चाल चलता है। उसे पता होता है कि जेग्यांग के लोग उस पर नजर रखे हुए, इसलिए वो जानबूझकर सबके सामने जेसियांग से मिलता है और ऐसा दिखाता है कि वो उसके साथ मिला हुआ है। वैसे इसी दौरान दिखाते हैं कि जब जेग्यांग किम से मिलने आती है तो वो जेग्यांग से कहता है कि अगर वो उसकी कंपनी खरीदना चाहती है तो उसे एक ठीक और ईमानदार कीमत लगानी होगी। इसके बाद दिखाते हैं कि योंगहो किम को फोन पर एडवाइस देता है कि फैक्ट्री को चालू रखे और तब तक डील फाइनल ना करे जब तक जेग्यांग अपना ऑफर 3 गुना बढ़ा न दे। बाद में जब जेग्यांग को जुनियन यानी जिसके अंदर योंगहो की आत्मा है और जेसियांग की साथ वाली पिक्चर्स मिलती हैं तो उसका शक और पक्का हो जाता है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जुनियन उसके खिलाफ काम कर रहा है और उसकी डील को खराब करने की कोशिश कर रहा है। फिर एक इंटरनल मीटिंग में जेग्यांग को ये भी पता चलता है कि पोर्ट प्रोजेक्ट की वजह से उसके पास जीएफ सॉल्यूशंस खरीदने के लिए ज्यादा फंड्स नहीं बचे। अब ये सुनकर वो अपनी टीम को फाइनेंस दोबारा चेक करने और कॉन्ट्रैक्ट को नए हिसाब से तैयार करने का ऑर्डर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेसियांग अपने ससुर ब्योंगमो के सामने घुटनों पर बैठकर पूरी इन्वेस्टमेंट देने की गुजारिश करता है ताकि वो जीएफ सॉल्यूशंस को अपनी बहन से पहले खरीद सके। लेकिन ब्योंगमो जेसियांग की बिजनेस स्किल से काफी गुस्सा और सैड होता है, लेकिन फिर भी उसकी मदद करने का फैसला करता है और 200 मिलियन वॉन इन्वेस्ट करने के लिए मान जाता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि जब जेग्यांग किम को उसकी कंपनी की नई प्राइस ऑफर करने के लिए कॉल करती है तो किम उससे बताता है कि जेसियांग ने भी बड़ी इन्वेस्टमेंट का इंतजाम कर लिया है। तो ये सुनकर वो घबरा जाती है और तुरंत अपने सेक्रेटरी यू को और पैसे का इंतजाम करने के लिए कहती है और फिर बाद में वो जेसियांग से मिलकर उसे डील से पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन जेसियांग साफ मना कर देता है। और जब वो गुस्से में वहाँ से निकलती है तो रास्ते में उसे योंगहो मिल जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसकी जीएफ सॉल्यूशंस कंपनी को खरीदने में मदद कर सकता है और उसके पास एक रास्ता भी है। अब अपनी मजबूरी की वजह से जेग्यांग उसकी बात मान लेती है। तब योंगहो उससे पहले अपना सर झुकाकर माफी मांगने को कहता है उस वक्त के लिए जब जेग्यांग ने उस पर विश्वास नहीं किया था। और हैरानी की बात तो ये होती है कि इतनी जिद्दी जेग्यांग भी मजबूरी में उसके सामने सर झुकाकर माफी मांग ही लेती है, जिसे दूर से देख बैंग्यूल भी हैरान रह जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि किम की मदद से योंगहो अपना प्लान कामयाब कर लेता है और जीएफ सॉल्यूशंस का 70% हिस्सा जेग्यांग को 300 बिलियन वॉन में बेचा जाता है। हालांकि जेग्यांग को ये डील ज्यादा पसंद नहीं आती और उसे लगता है कि कीमत बहुत बढ़ गई है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी क्योंकि जेसियांग भी कंपनी खरीदने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है। अब आखिरकार जेग्यांग डील फाइनल
कर देती है और जीएफ सॉल्यूशंस कंपनी खरीद लेती है और उसके बाद किम बाकी बचा हुआ 30% स्टेक योंगहो की कंपनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट को बेच देता है, जिससे योंगहो भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बना लेता है, वो भी बिना ट्विंस को पता चले। और जब जेग्यांग जीएफ सॉल्यूशंस को खरीदने की खुशी मना रही होती है, तब अपनी मदद के बदले में योंगहो जेग्यांग से चोइसयोंग ट्रेडिंग के 1% शेयर्स मांगता है। अब ये सुनकर जेग्यांग हैरान रह जाती है और कहती है कि चोइसयोंग केमिकल्स ज्यादा सक्सेसफुल और मुनाफा कमाने वाली कंपनी है, तो फिर भी योंगहो ट्रेडिंग के शेयर्स क्यों चाहता है। फिर जेग्यांग उसे एक और बड़ा प्रपोजल देती है। वो कहती है कि अगर योंगहो उसकी पूरी चोइसयोंग ग्रुप पर कब्जा करने में मदद करे तो बदले में वो उसे केमिकल्स कंपनी का पूरा कंट्रोल दे देगी। लेकिन योंगहो की दिलचस्पी किसी और ही प्लान में होती है, इसलिए उसकी अजीब सी डिमांड जेग्यांग को और भी उलझन में डाल देती है। तो वहीं उस रात जीएफ सॉल्यूशंस की डील हाथ से निकल जाने के बाद जेस्योंग बहुत दुखी हो जाता है और जमकर ड्रिंक करता है। अब नशे में वो फैसला करता है कि जेग्यांग ने जो पहले अपने ही डैड योंगो को मरवाने की कोशिश की थी, उस बात को वो उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा और उससे बदला लेगा। फिर आखिर में दिखाते हैं कि योंगहो ने जेग्यांग की जो मदद करी थी, उस इनाम के रूप में योंगहो, बैंग्युल और बोंकी छुट्टियां मनाने यूवी लिया चले जाते और तीनों वेकेशन का मजा लेते नजर आते। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।